नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें आज हम इनफॉर्मल फैलेसी के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मल फैलेसी की क्लास पिछली वीडियो में चर्चा कर दी गई है। आज हम इनफॉर्मल फैलेसी किसे कहते हैं, उसके कितने टाइप के फैलेसी होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनफॉर्मल फैलेसी किसे कहते हैं? जब आर्गूमेंट के कंटेंट में एरर या मिस्टेक होता है, जब कोई आप आर्गूमेंट बोल रहे हैं उसके कंटेंट में एरर या मिस्टेक होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। तो इनफॉर्मल फैलेसी किसे कहते हैं? जब आप आर्गुमेंट के कंटेंट में एरर या मिस्टेक होता है, तो उसे इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। तो इसके इनफॉर्मल फैलेसी के अब टाइप देख लेते हैं। तो पहला टाइप जो होता है आपका एड होमिनम होता है, या व्यक्ति पे आरोप या तर्क दोष कहते हैं, या व्यक्तिगत आक्रमण तर्क दोष कहते हैं। तो ध्यान रखो, एड होमिनम में क्या होता है? मैन नम से ही याद रखना, मैन पे अटैक या पर्सनल अटैक। आप मान लीजिए कोई बात बोल रहे हो, तो सामने वाला व्यक्ति आप क्या करेगा? उस बात को छोड़ के आप पे पर्सनली अटैक कर देगा। कहने का सेंस, तुम क्या करते हो, तुम क्यों हो, ये चीज़ें ऐसे बोलेगा। तो जब हम किसी आर्गुमेंट के रियल सेंस को साइड में करके, ध्यान रखना, जो तर्क के में प्रस्तुत करने व्यक्ति पर क्या करें? व्यक्तिगत हमला किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? एड होमिनम कहते हैं। अब ध्यान दो, जब किसी तर्क या विचार का खंडन करने के बजाय आप क्या करो? उस तर्क को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति जो है, उसी को व्यक्तिगत हमला करने लगते हो आप। जैसे अब यहाँ पे ध्यान दो, आप क्या कह रहा है? कोई एक्ट्रेस है, वो सांवली एक्ट्रेस है, ध्यान रख सुनना आप लोग। कोई एक्ट्रेस है, वो सांवली है, तो वो गोरे करने वाली क्रीम सेल कर रही है। तो ध्यान रखो, यहाँ पे जब गोरे करने वाली क्रीम जो सेल कर रही है, वो आप क्रीम पे ना टारगेट करके उसके एक्ट्रेस के कलर पे जाके आप उसको टारगेट कर रहे हो। करने का सेंस पर्सनली अटैक आप कर रहे हो। तो इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एड होमिनम कहते हैं। ध्यान रखो, जब आप किसी पर्सनल अटैक करने लगते हो, उसी को क्या कहते हैं? एड होमिनम। अब ध्यान रखो, दूसरा आपका जो फैलेसी है, स्ट्रॉमैन। स्ट्रॉमैन फैलेसी में क्या होता है? यह फैलेसी तब होती है, यह भ्रांति तब होती है जब कोई व्यक्ति दूसरे के असली तर्क को, ध्यान रखो, जब कोई व्यक्ति क्या करता है? दूसरे के असली तर्क, मान लो कोई व्यक्ति एक तर्क देता है, तो वो दूसरा व्यक्ति क्या करे? उसके तर्क को तोड़ मरोड़ कर उसका कमजोर रूप पेश कर देता है, और फिर उसी को गलत रूप को क्या कर देता है? हमला करके उसे खत्म कर देता है। अब ध्यान रखो, एक और परिभाषा समझो। जब कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की असली बातों को नहीं समझता, ठीक, असली बातों को नहीं समझता, लेकिन बल्कि उसकी बात को कमजोर के रूप बनाकर उस पर हमला कर देता है। यहाँ पे एक लाइन में लिखा है, पहले तर्क को तोड़ो फिर उसे हराओ। समझो आप लोग। अब यहाँ पे क्या बोला गया है एग्जाम्पल के तौर पे? अब एक कोई लड़की है, सी है, हमें स्कूल में खेल कूद को बढ़ावा देना चाहिए। वो तो खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए बोल रही है, लेकिन कोई उसके आर्गुमेंट को क्या कर रहा है? ओ तो तुम क्या करो, पढ़ाई बंद करवाना चाहती हो? उसका कहने का सेंस ये था कि खेल कूद को बढ़ावा देना है, उसको पढ़ाई से कोई रिलेट नहीं करना था। उसको पढ़ाई के साथ साथ वो शायद बोली हो, लेकिन यहाँ पे ये जो ही है आपका, वो क्या कह रहा है? तुम पढ़ाई भी बंद कर दो, ये कहना चाह रही हो। उसके तर्क को तोड़ दिया, फिर उसको गलत रूप पेश किया, फिर उसको क्या किया? कहा कि अब हमला कर दिया उस पर। ठीक, अब आते हैं तीसरा जो वो फैलेसी आपका, अपील टू इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब कहने का सेंस, आप इग्नोर कर रहे हो किसी चीज़ को। ध्यान रखो, अगर किसी चीज़ को आप सही सिद्ध नहीं कर पा रहा तो उसे क्या मान लिया जाता है? फॉल्स मान लिया जाता है। ध्यान रखो, इग्नोर मतलब इग्नोर कर दो कोई आप तर्क को। अगर आप किसी चीज़ को ट्रू नहीं कर पा रहे हो, अगर किसी चीज़ को ट्रू आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसे क्या मान लेंगे? फॉल्स मान लेंगे। अगर आप इसे ट्रू नहीं सिद्ध कर पा रहे हो, तो उसे क्या मान लेंगे? फॉल्स मान लेंगे। अगर आप किसी चीज़ को फॉल्स नहीं कर पा रहे हो, मतलब फॉल्स सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, तो उसको क्या मान लेंगे? सत्य मान लेंगे या ट्रू मान लेंगे। ये ध्यान रखना। इग्नोरेंस में यह क्या होता है? कोई चीज़ को इग्नोर करना। तो अगर आप किसी चीज़ को ट्रू नहीं सिद्ध कर पा रहे हो, सत्य सिद्ध नहीं कर पाते हो, तो उसे क्या मानेंगे? फॉल्स मानेंगे। ध्यान रखो, अगर किसी चीज़ को फॉल्स या असत्य सिद्ध नहीं कर पाते हैं, तो उसको ट्रू मान लिया जाता है। अब ध्यान रखो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, लोग क्या कर रहे हैं? लाखों साल से भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोई यह साबित ही नहीं कर पाया कि भगवान नहीं है। कोई यह साबित ही नहीं कर पाया कि भगवान नहीं है पृथ्वी पे। लेकिन जब आप साबित ही नहीं कर पाए, तो इसका अर्थ हम क्या निकालेंगे? मतलब भगवान है। ये ध्यान रखना। इसी को क्या कहते हैं? अपील टू इग्नोरेंस। जब आप किसी चीज़ को इग्नोर करके वो या सत्य को सिद्ध नहीं करके, तो उसको फॉल्स मान लिया जाता है। अगर फॉल्स नहीं कर पा रहा है, तो उसको सही मान लिया जाता है। उसी तरह जब भगवान को आप लाखों साल से पूजा कर रहे हैं, लेकिन इसको कोई सिद्धि नहीं कर पाया कि भगवान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? हम क्या मान लेंगे? तुरंत इग्नोर करके भगवान है यहाँ पे। अब जो चौथा फैलेसी आपका है, फॉल्स डिलेमा या फॉल्स डाइकोटोमी कहते हैं इसको। अब ध्यान रखना यहाँ पे क्या हो रहा है। फॉल्स डिलेमा या फॉल्स डाइकोटोमी क्या होता है, या इसी को ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी कहते हैं, आइदर और फैलेसी कहते हैं।
बाइफर्केशन होते हैं या फॉल्स अल्टरनेटिव इसे कहते हैं। अब ध्यान रखो क्या कहना है, क्या सेंस है यहाँ पे। जब आप किसी चीज़ को ठीक ध्यान से सुनना आप लोग, जब आप किसी चीज़ को ऐसे पेश कर रहे हो जिसमें दो ही विकल्प आप दे रहे हो, लेकिन उसका विकल्प क्या हो रहा है और ज़्यादा भी हो सकता है। जब किसी समस्या को ऐसे पेश किया जाए, ध्यान रखो, जब किसी तर्क को ऐसे पेश किया जाए सिर्फ दो ही विकल्प हैं, लेकिन वास्तव में और भी विकल्प हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनना इसके एग्जाम्पल को। बीबी हनीमून के लिए सिर्फ 2 जगह सेलेक्ट कर रही है। कहने का सेंस यहाँ पे 2 जगह से भी अधिक जगह सेलेक्ट हो सकता है। ध्यान रखना 2 जगह पे आप ध्यान रखना। डाई मतलब 2 होता है, ब्लैक एंड व्हाइट उसमें से एक सेलेक्ट करना होता है, आइदर और उसमें भी एक सेलेक्ट करना होता है, बाइफर्केशन और फॉल्स अल्टरनेटिव में भी क्या होता है, एक ही सेलेक्ट करना होता है। तो उसके नाम से ही स्पष्ट है आपका कि सिर्फ 2 विकल्प आपको स्पष्ट करना है। तो 2 जगह बीबी क्या की, हनीमून के लिए 2 जगह सेलेक्ट करती है, या तो शिमला बोल रही या तो कश्मीर बोल रही है हनीमून के लिए। अब तीसरा विकल्प भी तो हो सकता है, आप कहीं और जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे 2 ही सेलेक्ट किया गया है, तो या तो शिमला या तो कश्मीर हनीमून के लिए। तो इसी को क्या कहते हैं, फॉल्स डिलेमा कहते हैं। अब जो मेरा नेक्स्ट फैलेसी है, अब ध्यान रखते हैं, स्लिपरी स्लॉप इसे या इसी को क्या कहते हैं, चैन आर्गुमेंट कहते हैं। ध्यान रखो जो नेक्स्ट फैलेसी आपकी है स्लिपरी स्लॉप या चैन आर्गुमेंट कहते हैं, या इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, फिसलन वाली ढलान तर्क दोष। अब इसमें होता क्या है, सुन ध्यान से। जो तीर का, इसमें आप क्या करते हो, एक छोटे से मुद्दे को क्या करते हो, तीर का ताड़ बना देते हो। तो तीर का ताड़ जो बनाते हो आप लोग, जैसे एक छोटा सा मुद्दा होगा, आप समझो इस चीज़ को, आप लेट उठे, पहला स्टेप आप यहीं पे है, सोचो आप लेट उठे, ठीक, तो आप लेट उठे हो तो स्कूल नहीं गए हो, आप वहीं से अज्यूम क्या करने लग रहे हो, तुरंत वहीं पे सोचने लगे हो, आप लेट उठे स्कूल नहीं गए तो क्या होगा, पढ़ाई खराब हो गई तो नौकरी नहीं मिलेगी तो आप भूखा और गरीब हो जाएंगे। अब इसे समाज में इज्जत नहीं मिली तो आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। ये क्या होगा, आपका पहला स्टेटमेंट लेट उठे, लेकिन उसके आप छोटी सी बात को क्या किए, राय का पहाड़ बना दिए। तो जो एक चैन बनता है क्या, उसी को क्या कहते हैं, चैन आर्गुमेंट कहते हैं। स्लिपरी स्लॉप में क्या होता है, ध्यान से सुनना, आप छोटी सी बात को एक बड़ा मुद्दा बना देते हो, इसी को क्या कहते हैं, स्लिपरी स्लॉप कहते हैं। अब जो नेक्स्ट फैलेसी अपनी है वो सर्कुलर आर्गुमेंट या पिटीशन प्रिंसिपी या अज्यूमिंग द इनिशियल थिंग, या इसी को क्या कहते हैं, बिगनिंग द क्वेश्चन। अब ध्यान रखना, बिगनिंग द क्वेश्चन, इसी को क्या कहते हैं, घुमावदार का तर्क दोष या चक्रव्यूह तर्क दोष है। अब ध्यान रखो, इसमें सर्कुलर आर्गुमेंट में होता क्या है, आप इस फैलेसी में क्या होता है कि जहाँ से आप चल रहे हो फिर आप वहीं पे पहुँच जा रहे हो। कहने का सेंस समझो आप, सर्कुलर, ये सर्कल आपका बन गया। अब मान लो आप यहाँ से स्टार्ट करो तो फिर आप घूम के कहाँ पे आ गए, फिर यहीं पे आ गए, फिर आप मान लो यहीं से चले फिर यहीं पे आ गए, तो इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर आर्गुमेंट कहते हैं। अब ध्यान दो, जब कोई तर्क खुद को साबित करने के लिए, मान लो कोई तर्क है खुद को साबित करने के लिए खुद को ही दोहराता रहता है, समझो इस चीज़ को। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे और अच्छे से समझ जाओगे, अर्थात बात को उसी बात से साबित किया जा सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं सर्कुलर में, ईश्वर का अस्तित्व अवश्य होना चाहिए। ध्यान रखो यहाँ पे ईश्वर का अस्तित्व अवश्य होना चाहिए, ये बोल रहा है, लेकिन स्टार क्या बोल रहा है, तुम्हें कैसे पता। फिर हैज क्या बोल रहा है कि क्यों, कि बाइबल में ऐसा कहा गया। तो ये जो स्टार है वो पूछ रहा है कि बाइबल में ही क्यों विश्वास करना चाहिए। तो फिर आप घूम फिर के आप क्या है, क्योंकि यह ईश्वर का दिव्य कार्य है, मतलब ईश्वर का अस्तित्व होना चाहिए, लेकिन आप फिर घूम के जो आंसर दे रहे हैं क्योंकि यह ईश्वर का दिव्य कार्य है। तो इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर आर्गुमेंट या सर्कुलर फैलेसी या बिगनिंग द क्वेश्चन या इनिशियल करके अज्यूमिंग द इनिशियल थिंग, ठीक ना। इसके जो फैलेसी के नाम है, ये फैलेसी के नाम ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका परिभाषा नाम से स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना जो फैलेसी के वो नाम अलग अलग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद आप जरूर करिएगा। अब हेस्टी जनरलाइजेशन, ध्यान से समझना, हेस्टी मतलब होता है जल्दी, जनरलाइजेशन मतलब आप सभी पे लागू कर देते हैं। तो अब पर्याप्त प्रमाण पर निर्णय या जल्दबाजी में निर्णय निकालना। अब ध्यान रखो, जब कोई व्यक्ति बहुत कम उदाहरण लेके, आप लोग देखते ही हो कि आपके सामने ही होगा, 2 लोग पढ़ते हैं तो उसी के आधार पे क्या कर दे, अरे वो दोनों पढ़ रहे हैं तो सबको पढ़ना चाहिए, या 2 लोग घूम रहे हैं तो उसी के आधार पे आप लोग घूमने चले जा रहे हो। तो उसी को क्या कह रहे हैं, जब कोई व्यक्ति बहुत कम उदाहरण देखे, समझना इस बात को, जब कोई व्यक्ति बहुत कम उदाहरण देकर क्या कहता है, इसी आधार पर निष्कर्ष निकाल देता है। अब यह ध्यान दो, यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, मान लो कोई स्कूल या कॉलेज है, ठीक ना।
अब स्कूल और कॉलेज के सामने क्या हो रहा है, स्कूल या कॉलेज के सामने एक शॉप होगी, दुकान होगी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बॉय या गर्ल क्या गए, सिगरेट पी रहे थे। तो आप वहीं से आप क्या कर रहे थे, गुजर रहे थे। तो जब गुजर रहे थे, इस दो बॉय या गर्ल के आधार पे आप क्या करो, पूरे स्कूल पे ये निष्कर्ष निकालो पूरा स्कूल ही नशेड़ी या गजेड़ी है। कहने कैसे पूरा स्कूल क्या कर रहा है, सिगरेट पीता होगा या नशेड़ी होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, हेस्टी जनरलाइजेशन, जहाँ पे बहुत कम उदाहरण लेके आप क्या कर रहे हो, सारे पे जनरलाइज कर दे रहे हो। ठीक ना, इसी को कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। अब आप एक और चीज़ समझो, होलो इफेक्ट क्या होता है, हॉर्न इफेक्ट क्या होता है। हेलो या हेलो इफेक्ट, यहाँ हॉर्न इफेक्ट। अब ध्यान रखो, हेलो इफेक्ट क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति की एक गुण, एक पॉजिटिव चीज़ से उसको जज करने लगते हो, एक अच्छी चीज़, एक अच्छी बातों से उसको पूरा जज करने लगते हो, तो उसी को क्या कहते हो, हेलो इफेक्ट कहते हैं। और जब हॉर्न, अब इसको याद करने का तरीका समझो। हॉर्न, अब आप कोई मान लो रास्ते पर चल रहे हो, समझो इस चीज़ को, अगर रास्ते पर आप चल रहे हो तो कोई व्यक्ति अगर हॉर्न बार बार देता है तो आप निगेटिविटी हो जाती है। तो अगर हॉर्न से याद करना है तो आप, हॉर्न बजाता है वो पीछे का कोई आदमी, तो आप क्या कर रहे हो, उससे आप इरिटेट हो जा रहे हो। तो आप जब आप किसी व्यक्ति की एक निगेटिव चीज़ से उसको जज करते हो तो उसी को क्या कहते हो, हॉर्न इफेक्ट कहते हैं। लेकिन हेलो ठीक उसको पॉजिटिव चीज़ से जज करते हैं। तो इसका उदाहरण समझो हेलो का, अगर वह दिखने में अच्छा है तो वह ज़रूर अच्छा इंसान भी होगा। ध्यान रखना, अगर वह दिखने में अच्छा है तो वह ज़रूर अच्छा इंसान भी होगा। लेकिन हॉर्न में अगर कोई व्यक्ति आपसे एक बार रूडली बात कर ले तो आप उसे क्या कहेंगे, घमंडी। क्योंकि यहाँ पे आप एक ही बार तो उससे निगेटिविटी, एक ही तो निगेटिविटी है, पता नहीं बाद में वो अच्छा से बात करें। तो उसी को कहते हैं हॉर्न इफेक्ट, कि जब आप एक व्यक्ति एक निगेटिव चीज़ से उसको जज करने लगते हो हॉर्न, और जब आप एक पॉजिटिव चीज़ से जज करने लगते हो हेलो। ठीक ना। अब आते हैं रेड हेयरिंग पे, इसी को इररेलेवेंट कंक्लूजन कहते हैं। तो रेड हेयरिंग में क्या होता है, अब समझो रंगे हाथों पकड़ा जाना, एक ट्रिक है आपको। रेड हेयरिंग मतलब ये होता है, आप जब कोई काम कर रहे हो, रंगे हाथ पकड़ा गए, अब रंगे हाथ जब पकड़ा गए तो आप क्या करो, उससे बचने के लिए कोई अलग टॉपिक बता रहे हो क्यों। अब यहाँ परिभाषा पढ़ते हैं, जब कोई व्यक्ति, जब कोई बहस हो, जब कोई बहस में असली मुद्दा मेन टॉपिक से ध्यान हटाने के लिए कोई असंबंधित विषय, इसी को क्या कहते हैं, विषय अंतर तर्क दोष ले आता है, तो इसी को क्या कहते हैं, रेड हेयरिंग। अब कोई टीचर पूछ रहा है कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया, तो स्टूडेंट क्या बोला, मैंने आज अपने आसमान, मैडम आज आपने देखा आसमान कितना नीला लगता है बारिश होगी। यहाँ पे नीला ना करके काला कर देते हैं, काला है, लगता है कि बारिश होगी। आप आपसे होमवर्क पूछा जा रहा है, आप बता क्या रहे हो कि लगता है बादल है, काला है कि बारिश होगी। ये जब आप ध्यान अपने मेन मुद्दे से टॉपिक को हटा देते हो तो इसी को क्या कहते हैं, रेड हियरिंग। रंगे हाथ पकड़ा गया, अब उस पकड़ाने की वजह से आप क्या कर रहे हो, दूसरा टॉपिक बताने लग रहे हो, इसी को कहते हैं रेड हियरिंग। ठीक, जब बात का जवाब ना हो तो उस बात को ही बदल दो। यहाँ पे ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को, जब बात का जवाब ही ना हो आपके पास तो उसको क्या करो, बात का जवाब ही बदल दो। अब चलते हैं अपने नौवें फैलेसी पे। अब नौवां फैलेसी आपका क्या कहता है, टू क्यू क्यू फैलेसी। अब इसके नाम से स्पष्ट है, जब कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना इसको, टू क्यू टू फैलेसी में इसको एक ट्रिक है इसको याद करने का, तू क्यों, यहाँ पे तू क्यों कर दो, तू क्यों। जब आप क्रिटिसिज्म का आंसर, क्रिटिसिज्म के आधार पे आपके कोई आलोचना कर रहा है तो आप भी क्या करो, उसकी आलोचना कर दो। तो जब कोई व्यक्ति आपकी गलती को स्वीकार करने के बजाय, जब कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करने के बजाय सामने वाले पे ही क्या कर दे, आरोप लगा दे, तो उसे क्या कहते हैं, उसने भी ऐसा किया था, तो उसी को क्या कहते हैं, टू क्यू फैलेसी। टू क्यू फैलेसी, क्रिटिसिज्म का आंसर किससे दो, क्रिटिसिज्म से दो, तूने भी तो किया था तो मैं कैसे गलत है। अब पिता एक है, मान लो एक उदाहरण समझो, एक पिता है, बेटा से कह रहा है कि तुम सिगरेट पीते हो, तो बेटा भी पिता से कह रहा है कि आपने भी तो सिगरेट पीकर दांत खराब कर लिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है, पिता बेटा का किया है, बेटा अपने पिता का कर रहा है, तो सिगरेट के द्वारा क्या कर रहा है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। ठीक ना, इसी को क्या कहते हैं, टू क्यू फैलेसी। अब ध्यान रखो, जो 10वां फैलेसी आपका, उसे कॉजल फैलेसी कहते हैं या फॉल्स काज। कहने का सेंस, जो आप कारण बता रहे हो वो गलत है, या कॉजल फैलेसी। तो ध्यान रखो, इसी को पोस्ट हॉक कहते हैं। देखो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट हॉक आता है एग्जाम में, फॉल्स कॉज आता है, कॉजल फैलेसी आता है। आप दो चीज़ों के बीच में
ध्यान रखो, कॉज इफेक्ट ऐसा रिलेट करने की कोशिश करते हैं जो वास्तव में होता ही नहीं है। समझो इस चीज़ को, आप दो चीज़ों के बीच में ऐसा कॉज इफेक्ट बता रहे हो, ठीक ना, कि जो वास्तव में होता ही नहीं है। उस मान लो कोई आप एक बात बोले कि आप ये बोले, जैसे ही मैंने कुत्ता पाला मेरे घर से चोरियां बंद हो गई। आप कुत्ता को क्या कर रहे हो, कॉज है ये, ठीक, समझो इस चीज़ को। अब चोरियां क्या इफेक्ट हो गई, बंद हो गई, चोरियां बंद हो गई, इफेक्ट ही ना हुआ। लेकिन ध्यान रखो, जो कुत्ता है उसकी वजह से थोड़ी चोरी बंद हो गई। चोरों को तो चोरी करने होगे तो कर ही लेगा। यहाँ पे क्या है, पड़ोस वाले भी हैं, आपका सीसीटीवी कैमरा भी बचाता है। तो इससे ये नहीं कि कॉज जो बोल रहे हो आप, जो फॉल्स कॉज जो बता रहे हो वो फॉल्स है, इसी को क्या कहते हैं, फॉल्स कॉज फैलेसी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट फैलेसी आपकी है, अपील टू मेजॉरिटी या एड पॉपुलर या बैंड वैगन फैलेसी। अब ध्यान रखो, इसी को क्या कहते हैं, भेड़ चाल कहते हैं, समझ लो। क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। समझो इस चीज़ को। जब हम कहते हैं कोई बात सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि बहुत सारे लोग उसे मानते हैं। अब दूसरा एक परिभाषा समझ लो, आप किसी चीज़ को इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं, सब लोग ऐसा सोचते हैं। तीसरा जो परिभाषा है, सब लोग ऐसे सोचते हैं इसीलिए यह सही है। ये क्या है, एक भेड़ चाल वाला परिभाषा है। यहाँ पे लिख एकदम नाम से स्पष्ट है, मेजॉरिटी, ठीक, एड पॉपुलम या बैंड वैगन फैलेसी। नाम से क्या है, स्पष्ट है एकदम कि एक बहुत बहुत सारे लोग एक काम कर रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हो जा रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, जैसे 12th के बाद बच्चे क्या करते हैं, तुरंत वो क्या करते हैं, IIT के लिए कूद जाते हैं। उनको नहीं पता कि आपका बेस क्या है। सब बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो हम भी कर ले रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इसी को क्या कहते हैं, अपील टू मेजॉरिटी या एड पॉपुलम कहते हैं। ठीक, पूरा गांव ऐसा करता है तो हम भी ऐसा करेंगे। आजकल तो सबको इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में पड़ा है, क्योंकि वो भीड़ चला है। आजकल क्या हो रहा है, इंस्टाग्राम से पैसे मिल रहे हैं, यूट्यूब से पैसे मिल रहे हैं। तो समझो इस चीज़ को कि छोटे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, अब भीड़ चाल के रूप में आ गए हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को आप क्या कहते हैं, मेजॉरिटी या एड पॉपुलम या बैंड वैगन फैलेसी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट फैलेसी हमारी है 12th वाली, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी या लोडेड क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जटिल है। लोडेड क्वेश्चन, अब ध्यान रखो, जब कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें कोई बात पहले से ही क्या हो, छुपा हो। अब हम आपसे पूछें क्या आपने ब्रश करना बंद कर दिया, अगर आप हाँ बोलेंगे तो भी फंसेंगे, अगर ना बोलेंगे तो भी फंसेंगे। अब उसी तरह क्या है, ऐसा सवाल जिसमें जवाब देने वाला फंस जाए। अब हम क्वेश्चन की आप जवाब दे रहे हो तो उसमें आप फंस जाओ, चाहे हाँ कहो या ना कहो। ठीक, अब उदाहरण के समझो, क्या तुमने चोरी करना बंद कर दिया, अगर हाँ कहते हो तो मतलब पहले करते थे, अगर नहीं कहो तो मतलब अभी भी करते हो। समझो इस चीज़ को। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वो की चीज़ है, आप उस क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ है, आप फंस जाओगे तुरंत। हाँ में भी कहोगे तो भी, ना में भी कहोगे तो भी। उसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन फैलेसी या लोडेड क्वेश्चन कहते हैं। अब जो नेक्स्ट फैलेसी अपनी है, अपील टू फोर्स या आर्गुमेंटम एड बैकलम। अब ध्यान रखो, फोर्स के आधार पे जब कोई व्यक्ति आपसे कोई ज़बरदस्ती काम कराता है तो उसी को क्या, फोर्स के आधार पे काम कराना। कहने का सेंस समझो, फोर्स के आधार पे जब आप काम कराएंगे उसी को क्या कहते हैं, अपील टू फोर्स कहते हैं। जब आपको मान लो आप भाई बहन के रहस्य, आप बहन के रहस्य जानते हो, बहन आप भाई के रहस्य जानती है, तो आप क्या करो, एक दूसरे के रहस्य जानते हो तो क्या कहते हैं, पापा को बता देंगे, मम्मी को बता देंगे। तो उसके आधार पर आप क्या करते हो, ज़बरदस्ती उससे काम कराते हो। ठीक, ये चीज़ हुआ। आप ब्लैकमेल करते हो किसी चीज़ को, किसी का वीडियो बना के आप ब्लैकमेल करते हो, नहीं करोगे तो तुम्हारे पापा से बता देंगे, नहीं करोगे तो तुम्हारी मम्मी से बता देंगे। तो ये चीज़ क्या होता है, अपील टू फोर्स से। समझो इस चीज़ को। अपील टू फोर्स फैलेसी क्या हो, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई आपसे ज़बरदस्ती काम कराता है तो अपील टू फोर्स कहते हैं। आप उदाहरण से समझो, उदाहरण आपका क्या है, भाई बहन का रहस्य या ब्लैकमेल। अब जो 14 वाली फैलेसी है, अब फैलेसी ऑफ एम्बिगिटी। ठीक, जब आप एक शब्द के दो अलग अलग बातों के लिए प्रयोग करते हो। एम्बिगिटी, एम्बिगिटी मतलब होता है अलग अलग अर्थ। जब आप एक शब्द को, ध्यान रखना, एक शब्द यहाँ पे, एम्बिगिटी मतलब एक शब्द के लिए। अब ए लिखा है तो उससे समझ लेना एक शब्द के लिए दो अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब मान लो आप कोई, आपके रिश्तेदार हैं, ठीक, अब आप रिश्तेदार के आप पैर छूने गए तो आपको आशीर्वाद दिया, तुम्हारी लाइफ में कोई कमी ना आए। तो
वो ध्यान रखो, उससे सुनो। आप तुम्हारी लाइफ में कोई कमी ना आए तो आप क्या सुने, तुम्हारी लाइफ में कोई कमी ना आए, कमी ना को आप क्या किए, कमी ना। तो एक ही बात, एक ही शब्द के लिए क्या किया, दो अलग अलग अर्थों बातों के लिए प्रयोग कर लिए। तो उसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एम्बिगिटी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट फैलेसी अपनी है, एम्फीबोली। एम्फीबोली ध्यान रखना, एम्फीबोली इस फैलेसी क्या होता है, जब किसी वाक्य का गलत व्याख्या करके, यहाँ पे ध्यान रखना वाक्य का, और जो पीछे वाला था क्या था आपका, एम्बिगिटी। जो पीछे वाली फैलेसी थी एम्बिगिटी, वहाँ पे शब्द, आप शब्द के लिए आप अलग अलग अर्थों के लिए प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे वाक्य के लिए, ये वाक्य यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, तो उसके उसके निष्कर्ष निकाले जाए तो उसी को क्या कहते हैं, एम्फीबोली फैलेसी। अब ध्यान रखो यहाँ पे उदाहरण, जो छात्र परीक्षा में नहीं बैठे वे पास नहीं होंगे। अब परीक्षा में नहीं बैठे कहने का सेंस समझो आप, परीक्षा में कैसे नहीं बैठे, जिसने परीक्षा नहीं दी वो वाली बात बोल रहे हैं, या कुर्सी पे नहीं बैठे वो बात बोल रहे हैं। तो इसी को क्या कह रहे हैं, पूरी वाक्य आपका अस्पष्ट है, उसी को क्या कहते हैं, एम्फीबोली फैलेसी कहते हैं। अब यहाँ पे नोट करके लिखे हैं, जो एम्फीबोली है आपका, पूरे वाक्य की रचना जो है अस्पष्ट है। ये क्या अस्पष्ट है, एम्बिगिटी जो आपका है, एक शब्द के लिए अलग अलग अर्थ है। ठीक, तो ध्यान रखना, इन दोनों में अर्थ ध्यान रखना, एम्फीबोली और एम्बिगिटी। अब जो नेक्स्ट फैलेसी हमारी है, अपील टू इमोशन या अपील टू पाइटी, या दया और भावना का तर्क दोष है। जब आप फालतू की सिंपैथी गेन करना चाहते हो जिसका कोई लॉजिक ही ना हो, जब आप क्या कर रहे हो, फालतू का सिंपैथी गेन करना चाहते हो जिसका कोई लॉजिक ही ना हो, ठीक, उसी को क्या कहते हैं, अपील टू इमोशन। आप भावनाओं के आधार पे क्या कर रहे हो, कोई चीज़ के वो पा रहे, अटेंशन पा रहे हो, मेरे पे दया करो, मेरे पर दया करो, मुझे नौकरी दे दो। अब दया ही क्या है, इमोशन है, या क्या है, पीटी। अब ध्यान रखो, जो दूसरा का अगर मुझे फेल कर दिया तो मेरी मम्मी बहुत रोएंगी, जो रोएंगी ये भी क्या है, एक इमोशन है। इसी को क्या कहते हैं, अपील टू इमोशन कहते हैं। ध्यान रखो, नाम से ही कुछ कुछ फैलेसियाँ नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या कहना चाह रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिसमें समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा आप एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब जो आपका है नेक्स्ट फैलेसी, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है। अब ध्यान रखो, एक्सीडेंट है। अब ऐसे इसमें क्या कहा जाता है, अब मान लो कोई, इसमें क्या होता है, आप एक ही नियम को हर जगह लागू कर दो, मान लो विशेष परिस्थिति में उस नियम को न लागू करो। जब कोई नियम हर स्थिति में ज़बरदस्ती लागू कर दिया जाए उसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब सामान्य स्थिति में क्या होता है, सच बोलना अच्छा होता है या हमेशा सच बोलना चाहिए, यही ना सिखाया जाता है। लेकिन एक विशेष परिस्थिति आ गई, ठीक, अब मान लो आपके सामने चोर आ गया या हत्यारा आ गया, तो आप हत्यारे से तो ये नहीं बोलोगे कि आप उससे सही तो बोलोगे नहीं, आप उससे क्या करोगे, झूठ बोलोगे, तो उसका शिकार कहाँ बता दोगे, नहीं ना, यहाँ पे झूठ तो बोलना पड़ेगा। या फिर चोर आपके सामने आपके घर में आ गया तो वो पूछेगा पैसा कहाँ है या तिजोरी कहाँ आपकी, तो आप तुरंत सच बोलोगे नहीं, वहाँ पे विशेष परिस्थिति हो गई। तो उसी को कह रहा है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है। जो चीज़ें जब कोई नियम हर स्थिति में ज़बरदस्ती लागू कर दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कहते हैं। हत्यारे को या चोर को आप सही नहीं बोलोगे, उससे झूठ ही बोलोगे, उसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट फैलेसी है, फॉल्स एनालॉगी या फॉल्ट कंपैरिजन, सादृश्य भ्रांति। जब दो चीज़ों के बीच, ठीक ना, गलत तरीक़ों से तुलना की जाए, जब दो चीज़ों के बीच आप क्या कर रहे हो, गलत तरीके से तुलना कर रहे हो, उसके आधार पे आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, ठीक। अब आपके पापा ही कहते हैं, आप उनके बच्चों को, शर्मा जी के लड़के को देखो और अपने को देखो, शर्मा जी का लड़का पढ़ के टॉप कर गया, आप क्या कर रहे हो, तो दो चीज़ों के बीच अब उसका परिस्थिति क्या है, मेरा परिस्थिति क्या है, ये ध्यान रखना है। तो फॉल्स एनालॉगी, अब उसने क्या बीटेक पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, बीए एमए पढ़ा है, तो ये क्या होता है, फॉल्स एनालॉगी कह रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, एक नेता एक शिक्षक एक जैसे होते हैं, इसीलिए दोनों एक जैसे को सैलरी मिलना चाहिए, नहीं, नेता का अलग काम है, शिक्षक का अलग काम है, इसलिए दोनों को सैलरी एक जैसी नहीं मिल पाएगी, इसी को क्या कहते हैं, फॉल्स एनालॉगी कहते हैं। जो नेक्स्ट फैलेसी अपनी है, फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में पहले से लगाया गया पैसा, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ में पहले से लगाया गया पैसा, समय या मेहनत, ये तीनों चीज़, पैसा, समय हो या मेहनत हो, देखकर उसे छोड़ नहीं सकता, भले ही वह अब क्या हो, नुकसानदायक हो। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अब 5 साल का रिलेशन था आपके, मतलब आप और किसी चीज़ में, ठीक, अब वो टॉक्सिक है,
तो उसे छोड़ नहीं सकते, भले ही कितना आपका नुकसान हो, कितना भी घाटा हो, कितना भी लॉस में हो। तो उसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। संक, ध्यान रखना है संक पे। अब कोचिंग में आप क्या कर रहे हो, 20,000 रुपये फीस जमा कर दियो। अब वो कोचिंग का जो टीचर है भले उससे आप समझ ना आए, लेकिन पैसा जमा कियो, नुकसान तो है ही, समय का फिर नुकसान हो। अब क्या करो, समय का नुकसान है, वहाँ पे रहने का नुकसान है, आपको क्या कर रहा है, समय ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो आप कोचिंग का फीस 20,000 जमा कर दो, भले ही समझ ना आए, लेकिन क्लास तो जाना पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट है। आप इतना समय दे चुके हो उस चीज़ में, आप उसको छोड़ोगे तब भी दिक्कत है, ना छोड़ो तो भी दिक्कत है। तो ये ध्यान रखो। आप अब कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, समझो आप चीज़ को, यूपीएससी अगर वो 4 साल दे दिया है, अब उससे लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या करेगा, वो कहेगा कि 1 साल और तैयारी करके एग्जाम देते हैं। उसको पता है कि नहीं निकल रहा है तो नहीं निकलेगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। उसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। उसको नुकसान होगा, लेकिन वो क्या करेगा, उसी को फिर भी क्या कर रहा है, वो यूपीएससी की तैयारी नहीं छोड़ रहा है, उसको पता है नुकसान हो रहा है, फिर भी यूपीएससी की तैयारी नहीं छोड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट कहते हैं। भले भी कितना भी नुकसान हो, लेकिन हमको छोड़ना नहीं है। तो ये चीज़ क्या होता है आपका, फैलेसी ऑफ संक कॉस्ट। अब ध्यान रखो, जो नेक्स्ट फैलेसी है कंपोजिशन। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। अब ध्यान रखो, जब आप एक छोटे टुकड़े को सही मान लेते हो या अच्छा मान लेते हो, तो समझते हो उससे जो भी टुकड़ा, मतलब जिसका ये टुकड़ा होगा उसका वो पूरे भाग के लिए अच्छा होगा, पूरा भाग अच्छा होगा। कहने का सेंस समझो, पार्ट टू होल की तरफ जा रहा है। अगर किसी चीज़ का एक हिस्सा अच्छा है तो वह उसी के आधार पर क्या निष्कर्ष निकालेगा, कहेगा कि पूरी चीज़ वैसी ही होगी। मतलब आप सैम्पलिंग जैसे समझो, आपको चावल के बोरा में से क्या करो, एक चावल एक मुट्ठी उठा ले रहे हो। ठीक, समझो इस चीज़ को, चावल के बोरे में से एक मुट्ठी चावल उठा ली। अब उसके आधार पर क्या करो, चावल का एक एक पार्ट आप क्या करो, अगर वो चावल का एक मुट्ठी आपको सही है, अच्छा है, तो आपको उसके आधार पर क्या निष्कर्ष है, वो पूरी चावल की बोरी अच्छी होगी। तो इसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहते हैं। समझो इस चीज़ को। अब इसी का अपोजिट क्या होता है, पहले इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लो। किताब का हर पन्ना हल्का है तो पूरी किताब क्या होगी, हल्की होगी ना। अब मान लीजिए बुक का आपके क्या है, 1,000 पेजों की है, 2,000 पेजों की है, क्या वो एक एक हल्का पेज आपका क्या होगा, वो भारी किताब बना देगा ना। तो क्या होगा, इसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। टायर का एक टुकड़ा अच्छा है तो पूरा टायर अच्छा होगा। तो इसके आधार पर क्या निष्कर्ष है, कंपोजिशन मतलब कहने का सेंस, ये पार्ट वाला, पार्ट से आप कहाँ पे जा रहे हो, पूरा टायर, तो इसको होल की तरफ जा रहे हो। पार्ट से आप कहाँ जा रहे हो, होल की तरफ जा रहे हो। इसी को क्या कहते हैं, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन कहते हैं। अब जो नेक्स्ट फैलेसी आपकी है, फैलेसी ऑफ डिवीजन। अब ध्यान रखो, जब हम किसी चीज़ के पूरे गुणों को उसके हर हिस्से के लिए मान लेते हैं, मान लो आप ध्यान रखो, अब चावल की बोरी है पूरा, आप समझो इस चीज़ को, पूरी बोरी अच्छी है, तो आप समझो आप क्या कहेंगे, उसका हर एक पार्ट अच्छा होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, होल से पार्ट की तरफ जाना। अगर पूरा टायर अच्छा है तो क्या होगा, उसका हर टुकड़ा अच्छा होगा। ठीक ना, यह चीज़ होता है। नोट में आप समझो, कंपोजिशन और डिवीजन। अब ध्यान रखो, कंपोजिशन आपका कहाँ पे जा रहा था, पार्ट टू होल की तरफ जा रहा था, और डिवीजन आपका होल टू पार्ट जा रहा है। अगर किसी को याद ना आ रहा है तो आप डिवीजन को आप क्या करो, डिडक्टिव से याद कर लो। डिडक्टिव क्या था, जनरल से पर्टिकुलर की तरफ था। तो जनरल आपका होल हो गया, अब पर्टिकुलर आपका पार्ट हो गया। तो इससे भी याद कर लेना, एक ट्रिक है न्यूमोनिक्स का, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिवीजन डिडक्टिव से याद ही कर लेना। अगर लग रहा है कि ये ट्रिक सही है तो आप डिवीजन को डिडक्टिव से याद कर लेना। अब ध्यान रखो, अपील टू अथॉरिटी या आर्गुमेंटम एड वर्केंडियम। ध्यान रखो, अब देखो अथॉरिटी मतलब होता है सत्ता। अब जो कोई अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है तो इसी को क्या कहते हैं, अपील टू अथॉरिटी। हम किसी बात को इसलिए सच मान लेते हैं क्योंकि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति कह रहा है। कहने का सेंस, कोई बहुत बड़ा इंसान आपसे कह रहा है नहीं ये चीज़ सही है, भले वो चीज़ गलत है, लेकिन आप क्या मान ले रहे हो, उसी को क्या कहते हैं, अपील टू अथॉरिटी कहते हैं। अगर एक खिलाड़ी कहे कि ड्रीम 11 खेलना चाहिए, आजकल ये ट्रेडिंग में है, आप खिलाड़ी क्या कर रहे हैं आजकल, एक कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे लगाओ करोड़ों कमाओ, आप मान क्यों रहे हो बात को, क्योंकि आपको पता है नुकसान तो डेली हो रहा है। ठीक, लेकिन आप मान ही इसलिए रहे हो क्योंकि प्रसिद्ध व्यक्ति कह रहा है। अब आपका जो भी फैन होगा, मतलब आप जिसके भी फैन होंगे, आपका वो अगर वो प्रसिद्ध खिलाड़ी आपसे कहे कि आप ड्रीम 11 खोलो, तो उसी को क्या कहते हैं, अपील टू अथॉरिटी। अपने अथॉरिटी का गलत यूज कर रहा है आपको वो। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, अपील टू अथॉरिटी। ये आपका इनफॉर्मल फैलेसी कंप्लीट है।
ठीक यहीं से एक क्वेश्चन जरूर बनेंगे। आप प्लीज़ इसको वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा, अगर ना समझ आए फिर दोबारा रिपीट करके देखिए, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे एकदम। अब ध्यान रखो आप, टाइप ऑफ प्रीजप्शन। अब किसी चीज़ का प्रूफ करने के लिए सफिशियंट रीजन ना हो तो उसमें कौन कौन से आते हैं। बिगनिंग द क्वेश्चन आप क्या कर रहे हो, आप सर्कुलर जैसे ईश्वर का अस्तित्व है वो पूछा कैसे, तो कह रहा बाइबल में लिखा, बाइबल किसने, क्योंकि ईश्वर का दिव्य कार्य है, तो बिगनिंग द क्वेश्चन या इसी को सर्कुलर कहते हैं। एक्सीडेंटल फैलेसी, ठीक अब हर नियम को क्या कर रहे हो, हर जगह लागू करने के लिए कह रहे हो। ठीक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, आप हाँ कहो तो भी फंसोगे, ना कहो तो भी फंसोगे, इसी ये टाइप ऑफ प्रीजप्शन में आते हैं। ये तीनों टाइप कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखना, इस टाइप को भी याद कर लेना। फैलेसी ऑफ रेलेवेंस है, इसमें क्या हो, प्रेजेंट ही नहीं है, कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो तो वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें क्या क्या आते हैं, अपील टू इमोशन, रेड हियरिंग, मिसिंग द पॉइंट, स्ट्रॉ मैन, अपील टू फोर्स। अब डिफेक्टिव इंडक्शन में क्या क्या आते हैं, डिफेक्टिव तीसरा जो टाइप है डिफेक्टिव इंडक्शन फैलेसी, जब किसी तर्क में सबूत तो होते हैं लेकिन वो इतने कमजोर या अधूरे होते हैं कि सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। अब फॉल्स काज, दो चीज़ों के बीच में ऐसा कॉज इफेक्ट रिलेट कर रहे हो कि आप क्या करो उसके आधार पे, तो वो क्या कहते थे, अब ध्यान रखो, एस्टिक जनरलाइजेशन। और तीसरा क्या, अपील फ्रॉम इग्नोरेंस। अब दो चीज़ों के बीच आप ऐसा फॉल्स कॉज रिलेट कर रहे हो जिसका कोई वास्तव में रिलेट ही नहीं कर रहा था। हेस्टी जनरलाइजेशन, अब कुछ उदाहरणों के आधार पर क्या रहे हो, पूरे लोगों के ऊपर जनरलाइज कर दे रहे हो। इग्नोरेंस, इग्नोर कर रहे हो, अगर उसको ट्रू मान लिया जाए, अगर ट्रू सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो फॉल्स मान लिया जाएगा, अगर फॉल्स ना सिद्ध कर पाए तो ट्रू मान लिया जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, इग्नोरेंस कहते हैं। अब जो लास्ट वाला आपका है फैलेसी ऑफ एम्बिगिटी, ठीक अब अर्थ का अनर्थ निकालना है यहाँ पे, मतलब कहने का सेंस एक शब्द के दो अर्थ, एक वाक्य के कई अर्थ, ठीक तो एक्विवोकेशन इसमें आते हैं, कंपोजिशन आते हैं, डिवीजन आते हैं, एम्फीबोली आते हैं, एम्फीबोली। तो ध्यान रखो, इनफॉर्मल फैलेसी की क्लास ये कंप्लीट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करेगा, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सारे चीज़ को ट्रिक के थ्रू बताया गया है कि कैसे कौन सा याद करना है। अब ध्यान रखो, एक चीज़ और बताना आप लोगों को कि कौन सा नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से नाम आप लोग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो नाम थोड़ा सा जो बार बार रिपीट कर रहा है एग्जाम में उसको याद करिएगा, थोड़ा ज़्यादा फोकस करिएगा। एड होमिनम, इसमें कोई नाम ही नहीं है, ठीक पहला ये हो गया। स्ट्रॉ मैन दूसरा आपका। अपील टू इग्नोरेंस, इग्नोरेंस आपको याद हो जाएगा। अब ध्यान रखो, इग्नोरेंस यहाँ पे भी है, थोड़ा सा इसका नाम में ही लैटिन वर्ड है ये। फॉल्स डिलेमा इंपॉर्टेंट है, फॉल्स डाइकोटोमी, ब्लैक एंड वाइट फैलेसी, आइदर और फैलेसी, फॉल्स अल्टरनेटिव, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। स्लिपरी स्लॉप या चैन आर्गुमेंट ये तो याद हो जाएगा। सर्कुलर आर्गुमेंट या हाँ ये ध्यान रखना, पिटिशन प्रिंसिपी, इनिशियल तुरंत आप फिर से वहीं पे आ जा रहे हो, बिगनिंग द क्वेश्चन आप फिर से वहीं पे आ जा रहे हो। हेस्टी जनरलाइजेशन, इसका नाम सिंपल है। हेलो और हॉल, रेड हियरिंग या इरेलीवेंट कंक्लूजन, या ये ध्यान रखना, इग्नोरेटिव इनेलिची, कॉजल फैलेसी या फॉल्स कॉज, ठीक पोस्ट हॉक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। नॉन कॉज या प्रो कॉज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी का सिंपल एकदम। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ठीक है, अपील टू फोर्स या एड बैकलम, ये ठीक है, इसको थोड़ा सा अपील टू फोर्स ही ज़्यादा पूछता है। एम्बिगिटी या एक्विवोकेशन, ठीक। एम्फीबोली, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही नाम है। इमोशन या पाइटी, ये तो आप समझ गए हो। एक्सीडेंट भी समझ रहे हो। जो आपका फॉल्स एनालॉगी, एनालॉगी अब मतलब तुलना कर रहे हो, तो कंपैरिजन पूछे या एनालॉगी पूछे समझ जाओगे। संघ कॉस्ट कोई दिक्कत नहीं, कंपोजिशन भी कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन अथॉरिटी भी कोई दिक्कत नहीं, प्रिजप्शन ये ठीक है। अब ध्यान रखो आप क्या कहने का सेंस है, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए प्लीज़ वीडियो को आप फिर से दोबारा देखिएगा, फिर भी ना समझ आए तो टेलीग्राम में ग्रुप में आप मैसेज करिएगा, आप हमें मैसेज करिएगा तो आपको फिर से वहाँ पे बताया जाएगा। आपका टेलीग्राम जो ग्रुप है यूजीसी नेट जनरल पेपर, ये क्या है, टेलीग्राम ग्रुप। तो धन्यवाद।